Hello and welcome to Adarsh GS Lab. This is me, Adarsh Kumar Bharti, and today we are going to discuss about third chapter of class 11th NCERT, that is Interior of the Earth. अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना हमेशा से ही एक उत्सुकता रही है पीपल की कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम अर्थ के इंटीरियर में क्या है उसको हम कैसे जानेंगे, हमारे पास सोर्स क्या होगा। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं फोर थिंग्स। पहला हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हमारे पास सोर्सेस क्या हैं, नंबर वन। सेकेंड चीज पे हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक के बारे में, जो एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इंटीरियर में क्या है। थर्ड हम पढ़ेंगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है इंटीरियर में। और फोर्थ वन दैट इज वैल्केनो, और वैल्केनो के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि वैल्केनो से भी हमको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में। तो ये क्या है, ये हमारे पास फोर टॉपिक्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अर्थ के जो इंटीरियर है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो हमारे पास सोर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर यदि हम पूरे अगर चैप्टर्स की बात करेंगे तो इस पूरे चैप्टर्स में हमको जो पढ़ना है वो सोर्स के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सोर्स, यानी कि अर्थ के बारे में जानने के लिए हमारे पास डायरेक्ट सोर्स क्या है। तो डायरेक्ट सोर्स का मतलब ये हो गया कि हम पृथ्वी यानी कि हम अर्थ के अंदर में जाएं और वहां पे जा करके हम देखें कि वहां पर कैसा है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, व्हाट्सएवर जो भी ना इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, हमारे पास एक तरीका है कि हम उसके अंदर में जा करके डायरेक्टली हम वहां पे देख सकें। बट प्रॉब्लम यह है कि हम उसके अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि जो अर्थ की जो रेडियस है वो नियरली अबाउट 6370 किलोमीटर की है। और अर्थ की सरफेस पे अभी तक का जो डीप एक माइन में जो किया गया, जो डीप माइनिंग की गई है वो 3 to 4 किलोमीटर तक की डीप माइनिंग की गई है। और ये माइनिंग किया गया है साउथ अफ्रीका में। जस्ट इमेजिन कि अर्थ की जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है और हम माइनिंग के द्वारा अभी तक केवल 3 से 4 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाए हैं। इवन यदि कुछ और भी डायरेक्ट वेपन्स हैं वहां पर अंदर तक कुछ और डीपर जाने के लिए, उसमें यह था कि जो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होता है, जो डिफरेंट कंट्रीज मिनरल्स को या ऑयल्स को, क्रूड ऑयल को निकालने के लिए यूज करती है, या जो इंटीग्रेटेड जो ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से यदि हम देखें तो रसिया में ये एक प्रोजेक्ट है, डीपेस्ट ड्रिल प्रोजेक्ट, जो कोला में स्टार्ट किया गया, आर्कटिक ओशन में है। ये अब तक की सबसे डीपेस्ट होल है अर्थ के सरफेस पे और ये है 12 किलोमीटर की। इट मींस कि यदि हम कंपेयर करेंगे अर्थ के रेडियस से और ये जो सरफेस पे जो ये इतना ड्रिल किया गया है 12 किलोमीटर, ये उसके सामने नथिंग है। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हाई वी स्टॉप एट 12 किलोमीटर। तो इवन 12 किलोमीटर के बाद ये जाना, पेनिट्रेट करना, ये बहुत ही मुश्किल है अर्थ के सरफेस पे। तो एक चीज तो ये हुआ कि डायरेक्टली हम ये जान सकते हैं यहां से। दूसरा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वैल्केनिक इरप्शन से, यानी कि वैल्केनिक इरप्शन से, यानी कि एस्टेनोस्फियर में जो मैग्मा है, मैग्मा जब बाहर आता है वैल्केनो के प्रोसेस से, तो उस वैल्केन जो लावा निकल करके आता है, उस लावा का यदि हम साइंटिफिक स्टडी करें, उसका एनालिसिस करें, तो उसके बेस पर भी हमें पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है वो है कि डायरेक्ट सोर्स के बारे में हमने देख लिया कि हमारे पास दो चीजें हैं। पहला हो गई कि डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, माइनिंग का हो गया। थर्ड वन हो गया कि वोल्केनो के प्रोसेस से जो लावा हमारे अर्थ के सरफेस पे आता है उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसके इंटीरियर में क्या है। ये दो क्या है, तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट सोर्स क्या है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। तो इनडायरेक्ट सोर्स है जैसे कि हम केवल इन्फर कर सकते हैं, इन्फ्रेंस लगा सकते हैं, जैसे कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस पे हम डीपर होते चले जाएंगे वैसे वैसे जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता चला जाता है। जनरली ये अगर 32 मीटर यदि हम इनसाइड यानी अंदर की तरफ जाएंगे, जिसका टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है।
इसके बेस पर हमें पता लगा सकते हैं कि अर्थ के सेंटर में कितना टेम्परेचर होगा। तो अर्थ के सेंटर पे जितना टेम्परेचर होगा, इवन इट माइट बी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि हाई टेम्परेचर है तो वहां पे कोई भी मशीन्स या कोई भी वेपन्स ले जाकर के वहां पर डायरेक्ट स्टडी करना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। सेकेंड थिंग ये है कि इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में जानने के लिए वो है हमारे पास कि मेटेराइट्स, यानी कि जो मेटेओर्स हैं, जो मेटेराइट्स होते हैं, तो ये इमेजिन किया जाता है कि जब ये पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ होगा तो जिस मटेरियल से मेटेराइट्स बने हुए हैं उसी मटेरियल से हमारी अर्थ भी बनी हुई है। तो उस मटेरियल के बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। थर्ड वन ये है कि जैसे कि जो ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस पे, वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे यदि हम बात करें पोल पे, तो पोल पे जो ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सबसे ज्यादा होता है, और इक्वेटर पर क्या होता है, तो सबसे कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ वो पोल पर चपटी है, यानी कि यदि उसके सेंटर से यदि हम डिस्टेंस को नापेंगे तो पोल की डिस्टेंस कम होती है, इक्वेटर की डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसीलिए जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इक्वेटर पे कम लगता है। और ये जो वेरिएशंस है ग्रेविटी का, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से फिगर से बता रहा हूं। जैसे ये है अर्थ का स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से है। ये हुआ, यहाँ पे पोल है, नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पे ये अर्थ का सेंटर है। यदि हम ये डिस्टेंस यदि हम मेजर करेंगे, इवन जस्ट 1 सेकेंड, यदि अर्थ को थोड़ा सा और मैं सही से बनाने का प्रयास करूं, ये कुछ इस तरह से होगा। अर्थ क्या है, वो चिपटी हुई है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये हो गया साउथ पोल। यदि इसके सेंटर से यदि हम मेजर करेंगे तो जो पोल की डिस्टेंस होती है, पोल की डिस्टेंस कम है, और कम होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यहाँ पर ज्यादा होगा। लेकिन यदि हम इक्वेटर से यदि हम मेजर करें, इक्वेटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी। और यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। ठीक, अब इसके बेस पे, ग्रेविटी एनोमली के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि अर्थ के सरफेस, अर्थ के इंटीरियर में जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनका जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के सरफेस पे वो डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है। नाउ इट इज, ये हमने पढ़ लिया कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। तो हमने दो सोर्स पढ़ा, डायरेक्ट पढ़ा और दूसरा हमने इनडायरेक्ट सोर्स पढ़ लिया। अब हम आइए हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के माध्यम से कैसे हम इंटीरियर, अर्थ के सरफेस के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम जान सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि हम देखें तो अर्थक्वेक क्या होता है, तो अर्थक्वेक होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि जब हमारी अर्थ शेक करती है या वो ट्रेमर करती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो अर्थक्वेक बोलते हैं। और क्वेश्चन अब ये आता है कि व्हाई डज अर्थ शेक, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो क्यों हिलती डुलती है, क्यों वाइब्रेट करती है, क्यों ट्रेमरिंग करती है, क्यों शेक करती है। तो इसको देखने के लिए, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थियरी है जो अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे हमको यह पता है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे मान लिया कि ये दो प्लेट है, जब ये दो प्लेट आपस में जब ये टकराएगी, यहाँ पे जब ये टकराएगी या एक प्लेट दूसरे प्लेट्स पे वो चढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होती है, यानी जब दो प्लेट टकराएगी तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ट्रेमरिंग होगी, शेकिंग होगा। तो इसी के बेस पे जो अर्थक्वेक होता है वो अकर होता है। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि यदि कोई दो प्लेट है और दो प्लेट यदि आमने सामने नहीं टकरा रही है और वो क्या हो रही है कि एक दूसरे के साइड से निकल जा रही है, एक इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, ये बिल्कुल ये पास ये घिसते हुए चली जा रही है। तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जब दो प्लेट आपस में ऐसे करके जब ये जा रही है, तो जो ये फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसके बेस पर भी अर्थ के सरफेस पे शेक क्रिएट होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन अब ये आता है, जैसे यहाँ पे दो चीज है जो जानना बहुत ही जरूरी है। मान लिया कि ये अर्थ है,
और अर्थ का ये सेंटर है। अब जैसे हमने ये जाना कि यहाँ पे जो दो प्लेटों के बीच में जो टकराहट है या जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। और याद रखें कि जो ये अर्थक्वेक है ये लिथोस्फीयर में ही क्रिएट होता है, जनरेट होता है। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर तक की जो गहराई होती है उसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम ये माने कि यहाँ से कोई अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है इस पॉइंट से, तो जहां से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। और इसी फोकस को हम बोलते हैं हाइपोसेंटर भी हम बोलते हैं। और जब यहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो शार्टेस्ट बिंदु होगा, देखिए ये शार्टेस्ट बिंदु है, तो यहाँ पे जब ये पहली बार उसकी जो वेव है जहां पे फील होती है इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। So now it is clear that what is focus. So focus, the point where the energy is released, is called the focus of an earthquake. And और उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसी को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और एनर्जी वेव जो ट्रैवलिंग जो डिफरेंट डायरेक्शन में हमेशा ट्रैवल करती है और जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर जहां पर पहुंचती है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो एपी सेंटर बोलते हैं। नाउ अब ये जरूरी है कि जो एपिसेंटर होता है वो डायरेक्टली फोकस के ऊपर होता है। ये कोई कभी भी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है एक फैक्ट के रूप में, ठीक। नाउ अब हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स क्या है। तो अब अर्थक्वेक वेव्स हमेशा लिथोस्फीयर में जनरेट होती है। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो ये 200 यानी कि 200 सरफेस से 200 किलोमीटर की डेप्थ तक ये होता है। और जो अर्थक्वेक है उसको हम रिकॉर्ड किस पे करते हैं, तो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं। और इसको हम मेजर किस में करते हैं, तो रिक्टर स्केल में इसको हम मेजर करते हैं। ओके। और आफ्टर दैट कि जो ये वेव्स हैं वो टू टाइप की वेव्स आती हैं, एक है बॉडी वेव्स होती है, दूसरी होती है सरफेस वेव्स होती है। अब जो ये बॉडी वेव्स है, सरफेस वेव्स है, कोई ये डिफरेंट वेव्स नहीं होती हैं। जनरली जो प्राइमरली होती है वो बॉडी वेव्स होती है और बॉडी वेव्स ही फोकस से निकलती है। और जब ये फोकस से निकलती है तो अब इस जो वेव्स है उसको चलने की जो दिशा और उसकी जो दशा है वो इस पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप के मटेरियल से वो पास हो रही है। उसकी डेंसिटी क्या है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो कैसे पास हो रही है, उसके बेस पे वेव की जो भी वेव्स हैं उसके ट्रैवलिंग के बेस पर हमें पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। जैसे जब ये वेव सॉलिड से गैस से या लिक्विड से गुजरेगी तो जो उसका प्रोपेगेशन होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो बदल जाती है और उसी बदलने के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिल करके बना हुआ है। अब इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर यह है कि जैसे जो बॉडी वेव्स है जिसको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं, तो ये बॉडी वेव्स देखिए टू टाइप की होती है। एक पी वेव्स है और दूसरी क्या है, तो यस वेव्स है। यानी कि यदि हम सिस्मोग्राफ पे यदि हम इसको काउंट करेंगे तो सबसे पहले वहां पे पी वेव्स पहुंचती है और उसके बाद में कौन सी पहुंचती है, तो यस वेव्स पहुंचती है। और जैसे ही बॉडी वेव जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है, जब रॉक से टकराती है, सॉलिड मटेरियल से टकराती है, तो यहाँ से एक न्यू टाइप की वेव्स बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। और ये जो सरफेस वेव्स होती है ये सबसे खतरनाक होती है क्योंकि सरफेस में ज्यादा इंपैक्ट होता है, जो लाइफ और प्रॉपर्टी की जो लॉस होता है वो सरफेस वेव के कारण ही होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम ये देख लेते हैं कि जो ये वेव जो है इसका प्रोपेगेशन कैसा होता है। यदि हम पी वेव्स का देखें तो पी वेव्स का जो प्रोपेगेशन होता है, ये जो प्रोपेगेट करती है ये इस साइड में, जैसे कि ये जिधर वेव जा रही है उसी के डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करती है। और इसकी जो सिमिलैरिटी होती है वो साउंड वेव की तरह होती है। अब ये साउंड वेव कैसा होता है, जैसे कि हम ये जानते हैं कि साउंड वेव ये कुछ इस तरह से चलता है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये रेयर हो जाएगा, फिर ये डेंस हो जाता है, फिर ये रेयर हो जाएगा, फिर ये बहुत ही डेंस हो जाता है। ये समथिंग लाइक इट, ये इस तरह से चलता है। तो अब दूसरी चीज ये है कि जो ये पी वेव्स होती है ये तीनों मीडियम से पास होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो।
ये तीनों मीडियम से पास होती है, इसकी एक खास बात है। और पी वेव्स के अलावा जो यस वेव्स होती है वो तीनों मीडियम से पास नहीं होती है। जैसे यदि हम यस वेव्स की बात करेंगे तो यस वेव्स केवल सॉलिड से पास होती है, ये लिक्विड से पास नहीं होती है। और ये अगर हम देखें कि यस वेव्स की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, तो वो वेव के डायरेक्शन से ये परपेंडिकुलर होती है, यानी कि वेव इधर चल रही है तो जो इसकी प्रोपेगेशन होता है वो इस तरह से होता है, इधर को चलती है। ठीक, तो जैसे कि यदि यहाँ पर इस फिगर में यदि हम देख पा रहे हैं, ये हमारी यस वेव्स है और इसी से मिलता जुलता यहाँ पर क्या है, तो सरफेस वेव्स है। तो सरफेस वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। और जबकि यदि हम पी वेव्स में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे बहुत ही डेंस रहेगा, फिर रेयर हो जाएगा, फिर डेंस होगा, फिर रेयर रहेगा, फिर डेंस हो जाएगा। यानी कि जैसे साउंड की वेव चलती है ठीक उसी तरह से पी की वेव यानी जो प्राइमरी वेव्स होती है ये भी चलती है। नाउ अब आता है क्वेश्चन कि शैडो जोन क्या होता है और आखिरकार ये शैडो जोन बताता क्या है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो पी वेव्स है, जो यस वेव्स है, वो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे पी वेव सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों में ट्रैवल करती है। जो यस वेव्स है वो केवल सॉलिड में ट्रैवल करती है। इसके बेस पर हमें पता लगा सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। जैसे यदि हम इस फिगर को ध्यान से देखें, केवल हमको इस दो फिगर देखना है यहाँ पे। जैसे ये है अर्थ का ये सरफेस हो गया, यानी कि अर्थ हो गई, ये भी एक अर्थ है, और ये जो पी वेव्स है ये यहाँ से निकल रही है। तो जैसे ही ये पी वेव्स यहाँ से निकल रही है वैसे हम देखेंगे कि ये पी वेव्स यहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक, यानी कि ये 105 डिग्री तक जा रही है। और ये जो वेव्स है ये यहाँ तक जा रही है, ये 105 डिग्री तक जा रही है। तो ये मैक्सिमम ये 105 तक जा रही है। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो ये बीच में क्या है कि जो पी वेव्स है ना वो डाइवर्ट हो जा रही है। अब डाइवर्जन इसका कैसे हो रहा है, तो इसका देखिए डाइवर्जन कुछ इस साइड से हो रहा है। और फिर से अगर हम देखेंगे दूसरे साइड पर भी हम देखेंगे अर्थ के, तो यहाँ पे पी वेज अगेन ये रीअपियर हो रही है और ये 145 डिग्री पर रीअपियर हो रही है। इस साइड भी देखेंगे ये 145 डिग्री पर रीअपियर हो रही है। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच में कोई भी वेव्स नहीं है, कोई भी पी वेव्स नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं नो डायरेक्ट पी वेव जो यहाँ पे है, और इसी को हम बोलते हैं पी वेव शैडो जोन, यानी यहाँ पे कोई भी पी वेव नहीं आ रही है। बट यहाँ पर ये क्लियर है कि यहाँ की जो डेंसिटी होगी, सरफेस की जो डेंसिटी है और ये जो कोर की जो डेंसिटी है ये डिफरेंट है। और डिफरेंट होने की वजह से ही क्या हो रहा है कि इसमें ये डिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है इसकी वेव्स में, और ड्यू टू विच यहाँ पे क्या है, कोई भी पी वेव्स नहीं आ रही है। इट मीन्स दैट कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है, जिसकी डेंसिटी क्या है तो वो अलग अलग है। ये कैसे पता चल पा रहा है, तो ये पी वेव्स के ट्रेवलिंग से पता चल रहा है। ठीक, उसी तरह से यदि हम यस वेव्स को देखें तो यस वेव्स को देखने से पता चलता है कि अगर हम यहाँ से अगर वेव फोकस यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल यहाँ तक, ये जो मैंटिल यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है वहां तक अगर हम देखें तो यस वेव ट्रैवल कर रही है, नो डाउट। लेकिन 105 की यदि हम बात से देखेंगे तो यहाँ से कोई भी वेव यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इट मीन्स ये बीच में कैसा है, तो बीच में ये है लिक्विड। और जैसे कि अभी हमने बताया था कि जो यस वेव्स होती है वो लिक्विड से पास नहीं करती है, और यहाँ पर है ये लिक्विड, और ये लिक्विड होने की वजह से क्या है कि भाई यस वेव्स इधर से ट्रैवल नहीं कर पा रही है, ड्यू टू विच यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल यस का ये शैडो जोन क्रिएट हो रहा है। इस शैडो जोन के बेस पर हमें बता सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है, उसकी डेंसिटी अलग है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये सब यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है वो है कि अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं। तो यदि हम टाइप्स ऑफ यदि हम अर्थक्वेक की बात करेंगे तो एक होता है टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक में क्या होता है, जैसा हमने बताया कि ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, दोनों प्लेट आपस में आकर के टकरा गई तो अर्थक्वेक आ गया। या एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट यहाँ पे ये है, और ये प्लेट इधर खिसक रही है, एक प्लेट इधर खिसक रही है, दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, फिर से क्या आ गया, तो वोल्केनो आ गया। ये पहला तरीका है जिसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स बोलते हैं, नो डाउट अबाउट इट।
दूसरा है कि वल्केनिक अर्थक्वेक है। वल्केनिक अर्थक्वेक में क्या होता है, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर ये मान लिया कि ये मैग्मा का चेंबर है, और जब यहाँ से मैग्मा ये ऊपर आएगा तो अर्थ के सरफेस को इसको ब्रेक करेगा। तो जब ये अर्थ के सरफेस को जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ ब्रेक करने से क्या होता है कि शेकिंग क्रिएट होती है, ट्रेमरिंग क्रिएट होती है। तो उसके बेस पे जो हमारा वल्केनो जो अर्थक्वेक आता है उसको हम वल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जो थर्ड है, थर्ड ये है कि जब कभी भी माइनिंग की जाती है, जैसे कोल की माइनिंग है, तो हम नीचे से क्या करते हैं, पूरा कोल हम निकाल लेते हैं और ऊपर का जो सरफेस होता है वो ठीक वैसा ही रहता है। लेकिन जब कभी वो अचानक से वो सरफेस कोलैप्स करता है, तो कोलैप्स करने के कारण भी क्या होता है, तो अर्थक्वेक आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो कोलैप्स अर्थक्वेक्स बोलते हैं। इवन जो मैग्नीट्यूड होता है कोलैप्स अर्थक्वेक का, वो बहुत ही मिनिमल होता है। इसके अलावा क्या है कि जब कभी भी केमिकल या जब कभी न्यूक्लियर डिवाइस के जब टेस्टिंग होती है तो भी ट्रेमरिंग क्रिएट होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, तो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स बोलते हैं। और लास्ट वन है कि जब कहीं पे रिजर्वायर बनता है, जब कोई बहुत बड़ा डैम बनता है, तो डैम बनने से हम जानते हैं कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने से जो उसका वेट होता है वो अर्थ के सरफेस पे पड़ता है, उससे भी जो प्लेट खिसक सकती है या कोई भी पार्ट्स नीचे को धंस सकता है, तो उससे भी क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और इस अर्थक्वेक को हम बोलते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। सर जो अर्थक्वेक है वो रिजर्वायर के होने की वजह से आ रहा है। तब यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि अर्थक्वेक्स कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली इनका जो टाइप्स है वो किस कारण से ओरिजिनेट हुए हैं उसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। अब आते हैं हम कि जो अर्थक्वेक है उसको हम मेजर किस में करते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी होती है कि इंटेंसिटी। अब जो मैग्नीट्यूड है उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे, और जो इंटेंसिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं मर्केली पे। इसका जो नाम है वो स्केल का वो है मर्कली। अब इंटरेस्टिंग ये है कि जो रिक्टर स्केल को हम मेजर करते हैं वो 0 to 10 पर हम मेजर करते हैं। 10 का जैसे 0 का मतलब क्या हुआ कि अर्थक्वेक 0.1 है या हाफ है या 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थक्वेक बहुत ही मिनिमल है। जैसे ही 1 to हम 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे ही अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है रिक्टर स्केल पे जो 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही सीवियर है, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, जिससे जो नुकसान होता है वो ज़्यादा होगा। और दूसरा ये है कि जो ये मर्कैली है, तो मर्कैली पे क्या हो रहा है कि उससे इंटेंसिटी मेजर की जाती है, और इंटेंसिटी मेजर इस बात से की जा रही है कि उसका डैमेज कितना हो रहा है। और इसका जो हम मेजर करते हैं वो 1 to 12 पे मेजर करते हैं, यानी कि यदि 1 है तो यानी कि सबसे कम डैमेज हुआ है, और यदि इसका मैग्नीट्यूड यदि 12 पर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डैमेज है वो बहुत ही हाई लेवल पर हुआ है। यहाँ पर हमने दो चीज़ सीख लिया, रिक्टर स्केल सीखे जिसका जो पॉइंट होता है वो 0 to 10 में नापा जाता है, और दूसरा है मर्कैली है, मर्कैली को 1 to 12 में मापा जाता है। पहला मैग्नीट्यूड बताता है, दूसरा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बताता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 फैक्ट या 3 फैक्ट दे करके, तो इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। नाउ यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी चीज ये दिया गया है कि जो अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं। तो जैसे हमको पता है कि ग्राउंड शेकिंग, यानी कि जो अर्थ का सरफेस होता है जिसपे हम रह रहे होते हैं वो हिलने लगता है। दूसरा ये होता है कि जो ग्राउंड फेटलमेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, वो तो क्रैक हो जाता है। लैंड और मड स्लाइड हो जाते हैं, सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, यानी कि नीचे से वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। ग्राउंड लर्चिंग, यानी ग्राउंड पर डिप्रेशन क्रिएट होता है, एवलांच से ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स, फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स होते हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सुनामी इट्सेट्रा। ये जो सभी रीजन हैं ये क्या है, तो ये अर्थक्वेक के इफेक्ट हैं। क्योंकि यदि अर्थक्वेक सरफेस पे आ रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन अर्थक्वेक जब कभी सी पर आ जाएगा या ओशन के फ्लोर पर आएगा तो उससे सुनामी आ जाती है। ठीक, नाउ अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि अर्थक्वेक कब आया था, उसका क्या इम्पैक्ट था। तो ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी तक हमने पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में, और इससे हमने ये जाना कि हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है। अब हम ये जानेंगे यहाँ से कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो सरफेस है उसके नीचे जाए कुछ और मिलेगा, और कोर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और मिलेगा, यानी कि जो उसका जो कंटेंट होता है वो कंटेंट अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इस फिगर से यदि हम देखें इस फिगर को ध्यान से,
तो यहाँ पर हम देख लें तो ये है लिथोस्फियर, यानी कि बिल्कुल ये इसका अर्थ का सरफेस है और यहाँ तक ये बनाया गया कि ये है लिथोस्फियर। और यदि इसको हम लेयर में यदि हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेकर के ये ऊपर का जो पार्ट होता है जो करीब करीब ये 100 किलोमीटर तक का होता है, इसको हम बोलते हैं कोर। और कोर के बाद से यदि हम आएंगे यहाँ तक तो इसको हम बोलते हैं मैंटल। मैंटल ये होता है 2900 किलोमीटर तक का, और 2900 से ले करके यहाँ तक ये 5100 किलोमीटर तक को हम बोलते हैं आउटर कोर बोलते हैं। और उसके बाद 5100 से लेकर के 6370 तक को हम बोलते हैं क्या, तो ये इनर कोर है। अब जैसे यदि क्रस्ट होता है, देखिए 0 to 100 किलोमीटर तक का होता है। यहाँ पे देखिए क्लियर दिया हुआ है कि ये हो गया हमारा क्रस्ट हो गया, ये हमारा हो गया ये क्रस्ट, ये ऊपर का जो है ये ऊपर क्रस्ट हो गया, बाकी ये मेंटल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो ये आउटर कोर हो गया, और ये हो गया बिल्कुल ये इनर कोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके हम ये स्टडी कर लेंगे। वो हम कैसे स्टडी करेंगे उसके बारे में हम ये देख लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, जैसे कि जो ये क्रस्ट है, जैसे अर्थ के सरफेस का जिसको हमने ये क्रस्ट बताया हुआ था, तो यदि अर्थ के सरफेस यानी कि जो कंटिनेंट वाला यदि हम पार्ट देखेंगे तो ये करीब करीब बैठता है कि ये 100 किलोमीटर तक का पार्ट होता है। लेकिन यदि ओसेनिक क्रस्ट की यदि हम बात करें, जो ओशन के बेसिन से जो काउंट किया जाता है, वो नियरली अबाउट होता है 5 किलोमीटर। जैसे कि बुक में ये दिया गया है कि जो ओसेनिक क्रस्ट है, जो थिकनेस ऑफ ओसेनिक क्रस्ट होती है वो 5 किलोमीटर की होती है, और जो कंटिनेंटल की जो क्रस्ट होती है वो नियरली अबाउट होती है वो 30 किलोमीटर तक की ये होती है। ठीक, इसके अलावा अगर हम हिमालय पर देखेंगे तो नियर 70 किलोमीटर तक का होता है। तो ये हो गए, ये था हमारा क्रस्ट। और क्रस्ट के बाद यदि हम मेंटल की बात करेंगे तो मेंटल पे जो लिथोस्फियर आता है वो नियरली अबाउट 200 किलोमीटर तक का आता है, यानी कि लिथोस्फियर में जो पार्ट किसका आता है तो वो क्रस्ट का पार्ट आता है, और क्रस्ट के पार्ट के अलावा कुछ हिस्सा जो है वो मेंटल का आता है। बट यहाँ पर हमको देखना है कि मेंटल का प्योर हमको देखना है, तो मेंटल को हम देखेंगे तो इंटीरियर यानी कि अर्थ के बाद का जो हिस्सा होता है उसको हम मेंटल बोलते हैं। और मेंटल कहाँ से ये और इसको हम बोलते हैं, मेंटल होता है 2900 किलोमीटर तक का होता है। इस फिगर में यहाँ पर हम देखें तो ये मेंटल यहाँ तक ये होता है बिल्कुल, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ है। यहाँ से लेकर के इसको हम अपर मेंटल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं तो लोअर मेंटल बोलते हैं। ये हमारा एस्थेनोस्फियर हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जैसे ही हम एक लेयर से दूसरे लेयर में पहुंचते हैं तो जो डेंसिटी होती है मटेरियल की वो डिफरेंट होती है। बेसिकली वो डिफरेंट जो मटेरियल के डेंसिटी के बेस पर ही हम इसका लेयर को हम डिवाइड किए हुए हैं। तो जैसे यदि हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे ये जो है पार्ट है यहाँ से ले करके, और ये है क्रस्ट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ का जो पार्ट है उसको हम अपर मेंटल बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के इसको हम बोल रहे हैं लोअर मेंटल। तो अब जैसे ही हम एक लेयर से दूसरे लेवल पर जब हम पहुंचते हैं तो जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। अब उसी डेंसिटी के डिफरेंट होने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं तो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, और उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बताया गया है। जैसे यदि यहाँ पर हम देखें तो क्रस्ट का जो ये अपर पार्ट होगा और एक क्रस्ट का जो नीचे वाला पार्ट होगा, दोनों के डेंसिटी में डिफरेंट होगा, और इसको हम बोलते हैं कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में आता है। ठीक उसी तरह से यदि हम यहाँ पर देखेंगे ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का जो ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं तो मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये किसके बीच में होता है तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होता है। ठीक उसी तरह से यदि यहाँ पे देखें तो ये है लोअर मेंटल और ये अपर मेंटल है। तो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये हमने बता दिया। इसके अलावा हम देखेंगे तो जो ये लोअर मेंटल है और ये आउटर कोर है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन है, जो डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और लास्ट में आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है उसको हम बोलते हैं लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये आउटर और इनर कोर के ये बीच में होती है। ठीक,
तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया डिसकंटिन्यूटी के बारे में, पूरे अर्थ के सरफेस पे क्रस्ट से लेकर के कोर तक के बीच में जितनी भी ये डिसकंटिन्यूटी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसको आप जरूर देखें। और यदि हम अर्थ के इंटीरियर में यदि हम और थोड़ा थोड़ा डीपली यदि इसको हम देखें अगर इस फिगर को, तो यहाँ पर हमको ये दिखेगा, जैसे यहाँ पर हम देख लें तो ये हमारा एक कंटिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये हमारा ओसेनिक क्रस्ट है, ये वाला पार्ट हो गया, इसके बाद ये हमारा अपर मेंटल है, और ये पार्शियली मोल्टेन है, यानी कि पार्शियली मोल्टेन एस्थेनोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा सॉलिड एस्थेनोस्फीयर, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो सॉलिड एस्थेनोस्फीयर हो गया। ये मेंटल का ट्रांजिशन है और ये हमारा लोअर मेंटल है, ये डिवीजन किया जा रहा है बिल्कुल मान्यूट लेवल पे, और ये हमारा हो गया आउटर मोल्टेन कोर हो गया, ये हमारा इनर सॉलिड कोर हो गया। ठीक, यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया, ये ओसेनिक से अगर काउंट करेंगे तो ये 5 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर, 2000, 200, 400, तो ये इसको बाद में देखा जा सकता है ये पूरी तरह से। ठीक, नाउ अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद यदि हम कोर के बारे में बात करें, तो जैसे कि हमने ये क्लियर कर रखा है तो कोर में क्या होता है, तो कोर बहुत ही हैवी मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है, और इसको हम निकेल लेयर भी बोलते हैं क्योंकि निकेल और फेरस से मिलकर के ये बना हुआ है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है वल्केनिक एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि वल्केनोज एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ये वल्केनो क्या होता है। तो सिंपली यदि हम वल्केनो की बात करेंगे तो वल्केनो में क्या होता है कि जो एस्थेनोस्फियर है जहां पे मैग्मा सिचुएटेड होता है, और जब यह मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता क्या है, जब मान लीजिए कोई भी लावा यदि बाहर आता है तो उसमें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होती है, वल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ऐश, डस्ट, गैसेस, और उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, माइनर अमाउंट्स ऑफ क्लोरीन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और आर्गन की गैसेस भी होती हैं। ये सब उसमें मिक्स हुआ रहता है। अब जैसे है कि अभी हमने बताया हुआ था कि ये जो वल्केनोज होता है, वल्केनोज ये तब आता है जब अंदर का फोर्स ज्यादा लगता है, और जहां पर भी अर्थ के सरफेस पे कोई यदि वीक सरफेस या वीक पॉइंट मिल रहा है, वहीं से जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वल्केनो का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। अब यदि हम लैंडफॉर्म्स की बात करें वल्केनो की, तो ये कुछ वल्केनिक लैंडफॉर्म्स है जिसको हम पहले वाले को हम बोलते हैं चिल्ड वल्केनोज बोलते हैं। और चिल्ड वल्केनोज हम किसको बोलते हैं कि इसमें बेसाल्ट का फ्लो नहीं होता है, और जैसे जो हवाईयन का जो फ्लो जो वल्केनो जो हवाईयन आइलैंड जो बना हुआ है वो जनरली सील्ड वल्केनो से मिलकर के बना हुआ है। और यहाँ पे जो वल्केनो है वो किसका बना है, तो ये साल्ट का बेसाल्ट का बना हुआ है, और ये बहुत ये फ्लूइड होता है और ये इरप्ट होता रहता है। और वल्केनोज ये यहाँ पे देखिए बहुत स्टीप नहीं होता है, वो स्टीप इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब भी ये कोई नया वल्केनो आएगा उसी पोजीशन पे तो एक्सप्लोड कर जाता है, क्योंकि इसकी विस्कैसिटी ज्यादा होती है उसके बेस पे। ठीक उसी तरह से ये कंपोजिट अगर वल्केनोज की बात करें तो कंपोजिट वल्केनोज में क्या होता है कि इरप्शन जो होता है वो तब होता है जो लावा बहुत ही विस्कस होता है देन बेसाल्ट। अभी जो हमने पढ़ा था बेसाल्ट, तो बेसाल्ट की अपेक्षा जो कंपोजिट वल्केनोज का जो लावा होता है वो ज्यादा विस्कस, यानी कि उसकी श्यानता ज्यादा होती है, विस्कासिटी ज्यादा होती है, और ये जब ठंडा हो जाता है तो जम जाता है, और जमने की वजह से जब ये लावा निकलता है तो उसके साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, एसिड्स, फाइंड, ये सब भी बाहर निकलते हैं, और थोड़ा ये साउंड भी ज्यादा करते हैं। ठीक, काल्डेरा में क्या होता है कि मोस्ट एक्सप्लोजिव होते हैं, मोस्ट एक्सप्लोजिव क्योंकि ये जो वल्केनो होता है ये बहुत ही ज्यादा विस्कासिटी इसका जो मैग्मा होता है, और जैसे ही वहां पे जब कभी पानी वगैरह भर जाता है तो पूरी तरह से जम जाता है, और ठीक वहां पे जब कभी वल्केनो आता है तो वो पूरी तरह से ज्यादा वो साउंड करता है, साउंड करने के कारण ही ये इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव वल्केनो बोलते हैं। वो ये है फ्लड बेसाल्ट ये प्रोविंस है, तो इसमें क्या होता है कि जो बेसाल्ट का फ्लूइड होता है वो बहुत ही फ्लूइड होता है, और फ्लूइड होने के कारण वो बहुत धीरे धीरे जमता है, यानी कि जो इसका स्लोप होता है वो स्टीप नहीं होता है, वो कुछ इस तरफ होता है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा तो कुछ इस तरह से इसका स्लोप बनता है। और ये
कहीं कहीं पर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है और ये लेयर वाइज में होता है। जैसे यदि हम इंडियन प्लेट्यू की यदि बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो हमारा किसका बना हुआ, तो बेसाल्ट का बना हुआ है, जो डेक्कन ट्रैप है। और जो जो पूरी तरह से बेसाल्ट का बना हुआ है, और इसकी जो ये स्लोप होता है वो स्लोप ही बहुत ही जेंटल स्लोप होता है, क्योंकि ये फ्लूइड बेसाल्ट होता है कि ये बिल्कुल जम ही नहीं पाता है, बिल्कुल ये बहता हुआ चला जाता है इसी तरह से। ये मिड ओशनिक रीज है, तो मिड ओशनिक रीज ये वहां पर बनता है, ये बिल्कुल ओशन के बीच में बढ़ता है। जैसे ये हमने मान लिया कि ये है साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पर ये हमने मान लिया कि ये है ये अफ्रीका हो गया, और इसके बीच में है ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बीच में यदि हम देखेंगे तो ये यहाँ से बीच में ऐसे कुछ करके वो रिज बनी हुई रहती है, बिल्कुल ये बीच के पार्ट से, ठीक। तो अब ये वाली प्लेट इधर खिसक रही होती है, ये प्लेट इधर खिसक रही होती है, और इसी खिसकने की वजह से क्या होता है कि जो अटलांटिक ओशन है, जो इसकी ब्रेड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो भी बढ़ रही होती है। यहाँ से मैग्मा निकलता रहता है स्लोली स्लोली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। इन डिटेल्स आई विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब यदि हम लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे, तो हम इस फिगर को यदि हम ध्यान से देख लें, तो जैसे ही यहाँ से मैग्मा यदि वो बाहर निकल रहा है, ये है, और मैग्मा अगर बाहर नहीं निकल पा रहा है और वो इंट्रूसिव मैग्मा है, अंदर ही अंदर वो जम जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह कुछ ये शेप बनता है। जो इस तरह जो शेप बन रहा है, इसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। और जब मैग्मा यहाँ पे यदि बाहर किसी वेंट में से जा रहा है और नीचे हॉरिजॉन्टली जाके यदि यहाँ पे ये जाके जम जा रहा है अर्थ के अंदर ही, तो इसको हम सील बोलते हैं। और ऊपर का जो ये पार्ट है, इसको हम ये डाइक बोलते हैं। और बिल्कुल ये परपेंडिकुलर यदि जब के जमा हो जाता है बैथोलिथ के ऊपर, तो इसको हम स्टॉक बोलते हैं। और जब ये वल्केनो यहाँ से लावा पे जब ये बाहर निकल रहा है, तो जिस पाइप से बाहर निकल रहा होता है उसको हम पाइप बोलते हैं। ये डाइक हमने पढ़ा ही है अभी। इसके अलावा कि यदि वो हॉरिजॉन्टली यदि यहाँ पे ये इकट्ठा हो जा रहा है किसी भी लेयर में, जिसको जगह मिल जा रही है, तो उसको हम सिल बोलते हैं। यहाँ पे डाइक हमने ये पढ़ लिया कि डाइक ये बिल्कुल ये स्ट्रेट होता है, ये सिल भी हमने पढ़ लिया। और यदि छोटे अमाउंट में जस्ट अर्थ के सरफेस के नीचे यदि वो जमा हो जाता, तो इसको हम लाइकोलिथ बोलते हैं। और ये हो गया यहाँ पे ये सिल हो गया। So this is all about the volcanic landforms, and we discuss everything. So this the chapter number 3 of NCERT class 11 completed here. Thank you. Have a nice day.